बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है सहाफ़ी, सहाफ़त के असूल व ज़वाबित और तरीक़ाकार। तालबात काफ़ी हद तक आप जान चुकी हैं कि सहाफ़त क्या है, उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसके मक़ासद क्या हैं और सहाफ़ी किसको कहते हैं। लेकिन आज फिर हम तफसील से देखते हैं कि सहाफ़ी क्या है, सहाफ़त के असूल व ज़वाबित और कौन सा तरीक़ाकार इसके लिए इख्तियार किया जाता है। सच बात ही यारब मेरे खामे से रकम हो, सच बात ही यारब मेरे खामे से रकम हो, इसके सिवा लिखूं तो मेरा हाथ कलम हो। सहाफ़त क्या है? सच बात लिखना। सहाफ़त एक ज़िम्मेदाराना पेशा है। सहाफ़ी मुल्क की तामीर में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सहाफ़ी उस शख्स को कहा जाता है जो मुख्तलिफ खबरें लाते हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनलों और अखबारात के लिए दर बदर घूम फिर कर मुख्तलिफ ताज़ा तरीन खबरें देते हैं। इस काम को सहाफ़त कहा जाता है और इस काम के करने वाले को सहाफ़ी कहा जाता है। यानी वो शख्स जो कि मुल्क की तामीर में अहम किरदार अदा करता है और दर बदर घूम फिर कर ताज़ा खबरें जो है वो इकट्ठी करता है। इस खबरें इकट्ठा करने के इस काम करने वाले को हम सहाफ़ी कहते हैं। एक सहाफ़ी मुआशरे में बेदारी पैदा करने में बड़ा किरदार अदा कर सकता है और एक खबर को वहाँ पहुँचाता है जहाँ शायद आम इंसान के लिए नामुमकिन हो। सहाफ़ी के लिए ज़रूरी है कि वो दर्ज झैल बातों पर अमल करे। सबसे पहली बात कौन सी है कि अपना काम पूरे खलूस से करे। वैसे तो तालबात आप जानती हैं कि हर काम में खलूस शर्त है, क्योंकि अल्लाह ताला भी सिला तभी देता है जब इंसान खलूस से काम करता है। अल्लाह ताला क्वांटिटी नहीं देखता, वो क्वालिटी देखता है। किसी भी चीज़ की क्वालिटी के इंसान ने जो भी काम किया है उससे वो किस हद तक उसके साथ वाबस्ता है, कितने खलूस से किया है। और वैसे भी ये है कि ए जज्बा दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, तो जज्बा दिल खलूस जो है वो शर्त है। तो सहाफ़ी जो है वो भी अपना काम पूरे खलूस से करता है। फिर दूसरी जो है उसकी खूबी जो है वो है कि वो पूरी दयानतदारी और ईमानदारी से सच्ची खबरें दे, यानी सच बात कहे। और फिर यूं भी कि खिलाफ़े दुश्मना सच बोलना आसान है, लेकिन अब के खिलाफ़े दोस्तां सच बोलना है। यानी चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, सच्ची बात करे, सच्ची खबर दे। तीसरा ये है कि खबरों और दूसरे मवाद में अपनी पसंद व नापसंद का ख्याल ना रखे कि ये चीज़ मुझे पसंद है, इसके बारे में मैं खबर दे दूं, और जो नहीं पसंद उसको ना दूं, बल्कि उसको पूरी दयानतदारी के साथ खबरें क़ारीन तक पहुंचानी होती हैं। किसी ख़ास नज़रिए के लिए ख़बरों को मस्ख ना करे कि अगर उसका कोई ख़ास नज़रिया है तो ख़बरों का रुख तब्दील ना करे। वाक़यात को सही सूरत में पेश करे, यानी उसको मजरूह ना करे। जैसा वाक़या पेश आया है उसको उसी तरह क़ारीन के सामने पेश करे। क़ारीन को गुमराह ना करे कि सच्ची बात उन तक पहुँचाए। अक्सर जो सहाफ़ी हैं आजकल आप मुख्तलिफ़ चैनल्स पे देखते हैं कि मुख्तलिफ़ तरह की सियासत के रुख बयान किए जा रहे होते हैं। जो चैनल जिसका हामी है वो उसके हक़ में बोल रहा होता है, लेकिन सहाफ़त का असल मकसद ये है कि वो सच बात पेश करे और क़ारीन को गुमराह ना करे। आज़ादी के साथ काम करे कि उसको किसी किस्म का कोई डर खौफ ना हो। सच बात बयान करने में उसको कोई खौफ ना हो और वो सच्ची बात पेश करे। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि मुल्की मफाद को पेश नज़र रखे कि जहाँ कहीं मुल्क की सालमियत को ख़तरा हो तो ऐसी खबरों को देने से एतराज़ करें। सहाफ़त के फ़राइज़ की अदायगी को पेश नज़र रखे कि सहाफ़त जो उसका पेशा है उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहे। अगर कोई गलती हो जाए तो उसको छुपाने की बजाय इसका इतराफ़ करे। ज़ाहिर है इंसान है, हर एक से जो है वो गलती हो जाती है,
तो बजाय ये कि उसको छुपाया जाए, उसका एतराफ़ किया जाए। मशहूर सहाफ़ी और कॉलम नवीस जावेद चौधरी कहते हैं कि अगर कोई सहाफ़ी बनना चाहता है तो उसको दरअसल 5 काम करने चाहिए। सबसे पहला क्या है कि मुताले की आदत। ज़रूरी है कि वो मुताले की आदत इख्तियार करे और 3 तरह की कुतुब का मुताला करे। तालबात, वैसे भी आप लोग स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, आपको मुताला तो आपकी आदत होना चाहिए, क्योंकि आप किताब के मुताले से वो कुछ सीखते हैं जो आम ज़िंदगी में बहुत वक्त लगाकर आपको तजर्बा सीखते हैं। किस तरह की कुतुब का मुताला करने का जावेद चौधरी ने मशवरा दिया है, वो कहते हैं कि ताज़ा तरीन सियासी कुतुब का मुताला करें। फिर मशहूर सहाफ़ियों की आप बीतियाँ देखें, क्योंकि आप बीती आपको पता है कि हर सहाफ़ी पे जो गुजरी हुई होती है, जो उसके वाक़यात होते हैं, जो उसके साथ बीता हुआ होता है, वो देखें, क्योंकि आपको भी, यानी जो भी सहाफ़ी बनना चाहता है, उसको भी उस तरह के मसाइल पेश आ सकते हैं। तो वो सहाफ़ियों की आप बीतियाँ पढ़कर उनसे फ़ायदा हासिल कर सकता है। फिर अदबी कुतब का मुताला भी ज़रूरी है, क्योंकि सहाफ़त में सहाफ़त और अदब साथ साथ चलते हैं। और चौथी जो अहम बात है कि हर रोज़ कम अज़ कम 2 अखबारात का मुताला करें। उससे क्या होगा कि उसके ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा होगा। वो कॉलम देखेगा, उसको कॉलम लिखना आएगा। और फिर ये है कि अच्छी चीज़ें जो है वो एक डायरी में नोट करता जाए। मशहूर सहाफ़ियों से आशनाई। जावेद चौधरी कहते हैं कि नए सहाफ़ी के लिए ज़रूरी है कि वो मशहूर सहाफ़ियों की ज़िंदगी से आगाह हो। उसके लिए ज़रूरी है कि वो कम अज़ कम 3 सहाफ़ी मुंतखब करे, एक उर्दू का, दूसरा अंग्रेज़ी का और तीसरे का ताल्लुक़ बैनुल-अक़वामी मीडिया से होना चाहिए। तालबात, मैंने जो आपको असाइनमेंट वर्क भी दिया था वो भी इसी तरह का था। मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग एक एक सहाफ़ी मुंतखब करें, उनके बारे में जानें, उनका एक तारफ़ करवाएं और वो किस नाम से कॉलम लिखते हैं, उनके कोई कॉलम आप साथ जो है उसको अटैच करें। तो माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। तो सहाफ़ी बनने के लिए भी कम अज़ कम 3 सहाफ़ियों के बारे में जानना ज़रूरी है। फिर ये है कि लाइब्रेरी जाएँ और उनकी तहरीरों को घोल कर पी जाएँ। घोल कर पीने से मुराद ये है कि बहुत तफ़सील के साथ उनकी तहरीरों को पढ़ें। उनकी शख्सियत, उनके काम करने के तरीके, फैमिली लाइफ और ज़िंदगी के बारे में उनकी फ़िलासफ़ी सब पढ़ लें। यानी बहुत गहराई के साथ उन सहाफ़ियों की ज़िंदगी का मुताला करें कि वो इतने बड़े ओहदे तक कैसे पहुँचे हैं, इतना अरूज उनको किस वजह से नसीब हुआ है, वो कौन सी बातें हैं जो उनकी शख्सियत का नुमायाँ हिस्सा हैं। सहाफ़त के 4 बुनियादी शोबे हैं। ये जावेद चौधरी कह रहे हैं कि सहाफ़त के 4 बुनियादी शोबे हैं: एडिटिंग, रिपोर्टिंग, राइटिंग, शूटिंग। सहाफ़त के बाकी जो शोबे हैं वो इन्हीं से निकले हैं। वो कहते हैं कि इनमें से किसी एक शोबे का इंतखाब करें और तालीम के साथ साथ काम सीखना शुरू कर दें। कि ये नहीं है कि बीएस करेंगे तो उसके बाद सीखेंगे, एमए करेंगे तो उसके बाद सीखेंगे, बल्कि बीएस के दौरान ही और एमए के दौरान ही आपको एडिटिंग करना, रिपोर्टिंग करना, राइटिंग करना और शूटिंग करना जो है वो आना चाहिए। उसके लिए क्या है कि आप किसी वर्किंग जर्नलिस्ट के साथ चंद घंटों के लिए काम करें। यानी शाम में जब आप फारिग होते हैं तो आप किसी जर्नलिस्ट के पास जाया करें, उसकी तहरीरों को पढ़ें, उसकी तहरीरों की काट छांट करें। इससे काम में महारत पैदा होती है। चौथी बात यह है कि सहाफ़ती राब्ते। सहाफ़ी के लिए ज़रूरी है कि वो ज़माना तालब इल्मी से ही समाजी राब्ते बनाने शुरू कर दे। उसके लिए क्या है कि वो जिस इलाके में रहता है वहाँ के सियासतदानों से मिले, थाने के अमले से कानूनी मामलात हासिल करें, क्योंकि अखबारात में हर तरह की खबरों से वास्ता पड़ता है और हर तरह के मामलात पर लिखना पड़ता है। फिर यह है कि अपने इलाके के महकमों में जाएं, वहाँ बुनियादी मालूमात हासिल करें। फिर पांचवी बात ये है कि सहाफ़त पेशा नहीं, जुनून है। वैसे तो तालबात आप जानती हैं कि अगर आपका कोई नस्बुल-ऐन है और वो नस्बुल-ऐन जब तक आपका जुनून नहीं बन जाता, आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरह सहाफ़त भी जो है वो सिर्फ पेशा नहीं, जुनून है। जुनून ये कि उसके लिए अपना
सारा तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दें, और अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं, कि कम से कम ये अफसोस नहीं होगा कि थोड़ी सी मेहनत कर लेते तो शायद हम इस ओहदे तक पहुंच जाते हैं। तो उसके लिए क्या है कि आप उसके लिए अपनी सारी सलाहियतों को सर्व करें, मुस्तकिल मजाजी से अपने मकसद के लिए डटे रहें, तो फिर ही आप अजीम सहाफ़ी बन सकेंगे। तालबत ऐद हाज़िर में जब हम सहाफ़त को देखते हैं तो यूं महसूस होता है कि सहाफ़त ने एक कारोबार की शक्ल इख्तियार कर ली है। कभी सहाफ़त को एक मुक़द्दस मिशन समझा जाता था और इसी जज्बे से काम किया जाता था, लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है। बहुत कम लोगों के सामने कोई बुलंद मिशन है या उसमें खातर एसार व कुर्बानी का जज्बा है। वो जज्बा जो सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना आज़ाद, मियाँ बशीर अहमद, सर अब्दुल कादर और मौलाना सलाहुद्दीन जैसे रहनुमाओं में था। यानी वो लोग जिन्होंने हमें पाकिस्तान दिया, जो तहरीक पाकिस्तान के हरावल दस्ते में थे। सर सैयद अहमद ख़ान जिन्होंने सबसे पहले दो कौमी नज़रिया पेश किया, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जिन्होंने ज़िम्मेदार अखबार निकाला, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने हमदर्द और कॉमरेड निकाले, और इस तरह से मुख्तलिफ ये जो हमारे रहनुमा इन्होंने मुख्तलिफ अखबारात निकाले और मुसलमानों में जज्बा पैदा किया, उनको एक नज़रिया दिया, एक तहरीक को लेके चले और हमें मुल्क पाकिस्तान दिया। तो सहाफ़त में भी ऐसे ही जो लोग हैं, ऐसे ही सहाफ़ियों की ज़रूरत है जो सहाफ़त को बतौर पेशा नहीं बल्कि एक जुनून के तौर पर अपनाएं। अब क्या है कि अब सहाफ़त कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अब तो बड़े फ़ख्र से ये कहा जाता है कि हमारी पॉलिसी ये है कि हम गैर जानबदार हैं। गैर जानबदारी और मानों में होती है, लेकिन ये नहीं कि अगर सहाफ़त माशरे का आईना है और सच दिखाने के लिए हमें मज़लूम का साथ देना होगा, तो ये नहीं कि हम गैर जानबदार होकर रह जाएं, बल्कि हमें मज़लूम का साथ देना है। हकदार को उसका हक दिलवाने के लिए हमें जानबदारी का फिर मुजाहरा करना होगा। सहाफ़त का मकसद क्या है? माशरे की इस्लाह है। ये इस्लाह उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों, बिलखसूस नज़्म व नस्क़ की मशीनरी में आम खराबियों और गोनागू बदनवानियों का इर्तकाब करने वाले अफराद को बेनकाब न करते हैं। लिहाजा सहाफ़त का ये फ़र्ज़ अव्वलीन है कि वो माशरे में इंतशार फैलाने वाले इन अफराद के ख़िलाफ़ लिखे। यानी सहाफ़त का मकसद माशरे की इस्लाह होना चाहिए, जो कि अब सहाफ़त जो है ज़्यादातर वो अपने इस मकसद को भूल चुकी है। अब पैसा कमाना ही मकसद हो चुका है। अभी माशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो म्यारी सहाफ़त के अलमबरदार हैं। वो सच के लिए किसी मसलहत को बरूए कार नहीं लाते और वो सच के लिए जहर का प्याला पीने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए अहमद नदीम कासमी ने भी कहा था कि नए इंसान से तारुफ जो हुआ तो बोला, नए इंसान से तारुफ जो हुआ तो बोला, मैं हूँ सुकरात मुझे जहर पिलाया जाए। तालबात आप जानती हैं कि सुकरात यूनान का एक फ़लसफ़ी जिसको सच की पादाश में जहर पीना पड़ा था। तो असल सहाफ़ी वही है जो सच के लिए जहर का प्याला पीने के लिए भी तैयार रहे। तालबात सहाफ़त का एक फ़र्ज़ अपनी तहज़ीब व सकाफ़त को परवान चढ़ाना भी है। दुनिया अब ग्लोबल विलेज बन चुकी है और जो माशरा मौसर ज़राए के इस्तेमाल से दूसरे माशरों को अपनी जद में ले लेता है, उनकी इक़दार इनमें घर आती हैं। इसे हम आम ज़ुबान में सकाफ़ती यलगार कहते हैं। अपनी सकाफ़ती कदरों की हिफाजत सहाफ़त के फ़राइज़ अव्वलीन में से है। यानी ये जो सकाफ़ती यलगार है, ये भी जंग की एक किस्म है कि आपकी नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया जाए। आपका मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो, वो इस तरह से आपकी नौजवान नस्ल को अपनी तरफ राग़ब करे कि उनको अलूम से दूर कर दे, साइंस से दूर कर दे। जैसा कि आजकल हमारे माशरे में नौजवान जो हैं वो इल्म से दूर होते जा रहे हैं, और ये बाहर की सकाफ़त जो है उसकी ही यलगार है जिससे हमारा नौजवान तबका जो है वो मुतासर हो रहा है। अखबारात, रेडियो, फ़िल्म और टेलीविज़न के ज़रिए सकाफ़ती सरगर्मियों को मौसर अंदाज में पेश करने का रुझान होना चाहिए।
اپنی تہذیب و ثقافت کے مختلف پہلوؤں پر زیادہ سے زیادہ لکھا جائے اور نشر کیا جائے، ثقافتی سرگرمیوں کو پیش کیا جائے۔ اگر ثقافتی خبروں کو دلچسپ اور معلوماتی انداز میں پیش کیا جائے تو یہ ذہنوں پر مطلوبہ اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ ہمارا کلچر، ہماری ثقافت بہت خوبصورت ہے، تو اخبارات میں صرف خبریں ہی پیش نہیں کی جاتی، ریڈیو، فلم، ٹیلی ویژن میں صرف خبریں ہی پیش نہ کی جائیں، بلکہ ہماری ثقافت کو، وہ چیزیں جو ہماری ثقافت کو دکھا سکتی ہیں ان کو پیش کیا جائے، اور ان کو پھر دلچسپ اور معلوماتی انداز میں پیش کیا جائے، تاکہ ذہنوں پر جو اثرات ہم چاہتے ہیں وہ اثرات ہو سکے۔ طالبات، کوئی بھی ادب جو ہے وہ معاشرے کا آئینہ دار ہوتا ہے، اس طرح صحافت تو خاص طور پر معاشرے کی آئینہ دار ہے، کیونکہ صحافت سچ کا دوسرا نام ہے۔ صحافت معاشرے کی تصویر کشی ہے۔ صحافت میں اس بات کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ واقعات و رجحانات کے پس منظر اور پیش منظر کا تجزیاتی مطالعہ کر سکتا ہو اور اس کو متوقع تبدیلیوں کا بھی اندازہ ہو۔ صحافت انسانی حقوق کی محافظ اور جمہوریت کی ترجمان ہے، اس لیے اسے اعلیٰ انسانی قدروں کا پاس ہونا چاہیے۔ صحافت سے وابستہ افراد کو درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 کون سی بات ہے کہ صحافت کو مقدس فریضہ سمجھتے ہوئے انسانی فلاح و بہبود، امن اور انسانیت کی بقا کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی صحافت کا مقصد انسانیت کی فلاح ہونا چاہیے، امن ہونا چاہیے، انسانیت کی بات ہونی چاہیے، سماجی انصاف پسندی کہ پورا معاشرہ جو ہے وہ انصاف کا علمبردار ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کو ملک کے اتحاد اور اس کی سالمیت کا خیال رکھنا چاہیے کہ اب ایسا کوئی بھی خبر شائع نہیں کرنی چاہیے، ایسی کوئی بھی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہو۔ پھر یہ ہے کہ درست اور مستند جو معلومات ہیں وہ دی جائیں، جھوٹ سے دور رہا جائے۔ واقعات کو پوری صحت کے ساتھ پیش کرے، یعنی بالکل صحیح واقعہ پیش کرے۔ صحافت کا معیار اتنا بلند ہو کہ آنے والا مورخ ان تحریروں پر اپنی تاریخ کا کثر کھڑا کر سکے۔ طالبات، آپ جانتی ہیں کہ ادب اور صحافت ایک تاریخی دستاویز کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، یعنی آج کے لیے وہ ہماری خبر ہے، جب یہ ماضی ہو جائے گا تو یہ ایک تاریخی دستاویز ہو جائے گی جس سے آنے والے لوگ جو ہیں وہ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ صحافت کا کام رہنما کا بھی ہوتا ہے، اس لیے صحافت کو عام کی تائید نہیں بلکہ عوام کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینا چاہیے۔ جس طرح مولانا محمد علی جوہر اور مولانا ظفر علی خان، سر سید احمد خان، جنہوں نے عوام کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا تھا، آج بھی صحافت کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جب ہم ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہیں تو پھر صحافت کے کون سے اغراض و مقاصد بنتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ حالات و واقعات کی تازہ صورتحال سے عوام کو غیر جانبدارانہ، صداقت، امانت کے ساتھ مطلع کرنا، یعنی جو بھی حالات و واقعات ہیں ان کو غیر جانبدار رہ کر پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ قارئین کو، عوام کو مطلع کرنا۔ دوسرا جو ہے وہ ہے رائے عامہ کو ہموار کرنا، کہ اگر معاشرے کی اصلاح کے لیے کوئی نظریہ ان کو دینا پڑتا ہے تو اس کے لیے یہ عوام کی رائے کو ہموار کیا جائے کہ ان تک وہ بات جو ہے وہ پہنچائی جائے۔ عوام میں غور و فکر کی صلاحیت پیدا کرنا، عوام کو شعور دینا کہ وہ سوچیں ہم کس طرح سے اپنے ملک کو بہتر بنا سکتے ہیں، ہم کس طرح سے اپنا مستقبل بہتر بنا سکتے ہیں، ان میں غور و فکر کی صلاحیت پیدا کرنا بھی صحافت کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ خبروں کو مسخ کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، یعنی خبر کو تبدیل نہ کر دیں۔ رائے عامہ کی تشکیل کرنا، عوام کے درمیان ایک بیداری کی لہر پیدا کرنا تاکہ وہ صحیح طور پہ سوچ سکیں کہ ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے ملک کے لیے کون سی چیز ضروری ہے، تو ان کے اندر ایسی چیزیں، یعنی ان کی رائے میں تبدیلی لانا بھی صحافت کا ایک کام ہے، کیونکہ صحافت اب ہمارے معاشرے کے واقعات ہیں، معاشرے کی آئینہ دار ہے، اس لیے صحافت کو عوام کی نمائندگی کرنا چاہیے۔
ان کو ان کی اچھائی برائی سے آگاہ کرنا چاہیے، یعنی عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے اچھا ہے، یہ ہمارے لیے برا ہے، اور صحافت کو اس طرح سے ان چیزوں کے بارے میں پیش کرنا چاہیے کہ عوام میں ذمہ داری کا جذبہ پیدا ہو، پھر ان میں سیاسی و سماجی شعور پیدا کرنا، وہی بات کرنے غور و فکر کی صلاحیت ہو، ان کو پتہ ہو کہ ہمارے معاشرے کے لیے کون سی چیزیں بہتر ہیں اور ہمیں اپنے معاشرے کو کس طرح سے ایک مثبت معاشرہ بنانا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پیدا کرنا صحافت کا فرض ہے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ عمدہ تفریح فراہم کرنا بھی صحافت کا مقصد ہے۔ طالبات، ابھی آپ نے جانا کہ صحافت کے مقاصد کیا تھے، صحافی کس کو کہا جاتا ہے، اور صحافت کے یہ جو اصول و ضوابط اور ان کے بعد یہ جو اس کے مقاصد تھے وہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ اگر صحافت مندرجہ بالا اقدار کو مد نظر رکھتی ہے تو وہ ملک کی تعمیر و تشکیل میں بنیادی کردار کی حامل ہوگی، اور بقول نور السلام ندوی کہ صحت مند صحافت صحت مند سماج اور مستحکم حکومت کی ضامن ہے، کہ صحت مند صحافت سے صحت مند معاشرہ پیدا ہوتا ہے اور صحت مند معاشرے سے ایک مضبوط حکومت بنتی ہے۔ اس کا مقصد عوام میں سیاسی اور سماجی شعور پیدا کرنا، مثبت اور صالح اقدار کو فروغ دینا، سماج میں زندگی گزارنے والے مختلف طبقات کے درمیان پیار، محبت اور بھائی چارگی کے جذبات کو فروغ دینا جو ہے وہ صحافت کا کام ہے۔ اور فیض احمد فیض نے کہا تھا، پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ صحافت اسی کا نام ہے، آپ کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے اس کو دیکھ کے آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے، ان چیزوں کو پیش کرنا جو ہے وہی صحافت کا دوسرا نام ہے۔ صحافت کے اصول و ضوابط کے بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے اور صحافی کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ اس لنک کو کاپی کریں اور اس کو دیکھیں، اور جو بھی باتیں سمجھنے والی ہو مجھ سے آپ سمجھ سکتی ہیں۔